नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री पर करने की लड़ाई अब राजद्रोह तक पहुंच गई है। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस कवायद के चलते शिवसेना पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। एक तरफ आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना में इतना डर। फिर सवाल ये कि इस पूरे हनुमान चालीसा प्रकरण से आखिर फायदा किसे हो रहा है। और फिर जिस तरीके से मुंबई में बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, खुद ठाकरे सरकार के मंत्री सुरक्षित नहीं है, उन हालात में आने वाले वक्त में ठाकरे सरकार का भविष्य क्या नजर आता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। ये बताइए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या अब गुनाह बन गया है? अंजू जी, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना गुनाह तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नवनीत राणा और रवि राणा के साथ जो हुआ है वो उसको दो नजरिए से देखना चाहिए। एक, नवनीत राणा और रवि राणा अगर मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह से रोकने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी के घर के सामने डेलिब्रेटली जाकर उसके सामने मैं ये करूंगा, पाठ करूंगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मतलब रवि राणा और उनकी पत्नी ने जो भी कुछ निर्णय लिया था वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कुछ करना है वो अपने घर के सामने, घर में या अपने एरिया में करे। जाके मुझे करना ही है, मातोश्री के सामने ही करना है, या उन पर कोई संकट है या साढ़े शादी आ चुकी है तो उसको दूर करने के लिए मैं जा रहा हूं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी के घर के सामने जा रहे हैं। चलो ठीक है, इन दोनों ने वो मान लिया जाए कि वो गलती कर दी है तो बस पुलिस को कहकर आप इसे रोक सकते हो। मतलब एक वैलिड तरीका होता है कि आप जाओ, आप उनको पुलिस के द्वारा नोटिस दो कि भाई मेरा घर है, ये मेरा निजी घर है ना, ये सरकारी निवास स्थान है, ये वर्षा नहीं है कि आम आदमी आके यहाँ पे कुछ प्रदर्शन करे, ये निजी निवास स्थान है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। ऐसे नोटिस भेजकर आप उनकी गिरफ्तारी या और कुछ चीजें होती है वो कर सकते हो। मतलब मर्जी आपकी, घर भी तो आपका ही है। लेकिन नवनीत राणा के साथ या रवि राणा के साथ जो कुछ भी किया गया वो इतना गलत है। मतलब आप सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं रहे हो, आपने वहां पर शिव सैनिकों का जमावड़ा भी कर दिया। वहां पे रोकने के लिए, बस रोकने के लिए नहीं है, ये शक्ति, महज एक शक्ति प्रदर्शन या महज एक विरोध ऐसे नहीं था। वहां पे जो कुछ भी बातें हो रही थी ना वो बिल्कुल ही गंदी, बद्दी और एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी है। मैं एक कहूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे सिर्फ शिवसेना के पार्टी प्रेसिडेंट या पक्ष प्रमुख है तो उनके साथ उन्होंने जो कुछ करना चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने घर के सामने एक ऐसा लेयर बिछा देते हैं जो आने वाले लोगों को रोके, ना सिर्फ रोके, उनके लिए गंदी गंदी बातें भी कहे। मतलब संजय राउत ने कह दिया कि जमीन के नीचे 20 फुट गाड़ देंगे। ये किस तरह की, ये मतलब अगर हम लोकतंत्र मानते हैं तो इस तरह की भाषा, चलो संजय राउत से किसी भाषा का अपेक्षा करना ही गलत है तो ठीक है। संजय राउत छोड़ दीजिए, वहां के शिव सैनिक टीवी मीडिया के सामने क्या बोल रहे थे आपने सुना होगा, तो एक नाचने वाली को हम यहां नचाएंगे। नवनीत राणा एक फिल्म एक्टर थी, इसका मतलब वो नाचने वाली थी, और नाचने वाली का आपके मन में क्या आदर होता है? नाचने वाली को नचाएंगे। क्या नचाना ही आपकी सरकार का काम है? इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं अथवा समर्थकों द्वारा इस तरह की भाषा करना, उनके घर के ऊपर हमला करना,
जब वो बात कर रहे हैं मीडिया से तो पानी की बोतलें फेंकना, और अंजू जी सबसे बुरी बात, इन दोनों के ऊपर राजद्रोह का इल्जाम लगाना। मुख्यमंत्री के किसी बात का विरोध करना मतलब राजद्रोह का गुनाह लगाना, ये कहां की बात है? ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? आप सीधा उसको राजद्रोही बना रहे हो। मुख्यमंत्री के किसी एक घटना को या किसी एक मत को विरोध प्रदर्शित करना राजद्रोह नहीं होता है। बिल्कुल। राजद्रोह का मतलब होता है राज्य के साथ खिलवाड़ करना, राज्य की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना। हम राज्य के प्रमुख की कुछ बातों का विरोध अगर कोई करता है तो उसको राजद्रोह माना जा रहा है। अंजू जी, ये बहुत ही खतरनाक है। हनुमान चालीसा राज्य के ऊपर संकट बढ़ा रही है और ये संकट हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अंजू जी, सुशील जी, ये तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का मामला हुआ। अब तो उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, कई धाराएं उन पर लगा दी गई हैं। लेकिन अगर हम शिव सैनिकों की या शिवसेना के कार्यकर्ताओं की हुड़दंगबाजी देखें तो वो तो बेलगाम होते जा रहे हैं। आप देखिए, शनिवार रात को जब नवनीत राणा उनके पति से मिलने के लिए किरीट सोमैया जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया, उसे देखिए। कम से कम कहीं ना कहीं पुलिस को तो जवाबदेही बनती है ना उनकी, कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। किरीट सोमैया के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। बस एक ही पत्थर आया ऐसा पुलिस रिकॉर्ड पे बोलती है, चलो ये भी मान लिया जाए। संजय राउत बयान देते हैं, फिर से एक बार उनके ऊपर आना ही पड़ता है। अंजू जी, क्या करे, ये आदमी बोलता ही ऐसा है कि उसके ऊपर बोलना जरूरी हो जाता है। संजय राउत ने कह दिया कि एक पत्थर आया है देश विघातक शक्तियों पर, ऐसे पत्थर तो पड़ते रहते हैं। मैं संजय राउत को दुरुस्त करना चाहता हूं, देश विघातक शक्तियों पर पत्थर नहीं पड़ते हैं, देश विघातक शक्तियां लोगों के ऊपर पत्थर बरसाती है। हमने ये देखा है, कश्मीर में देखा है कि पत्थरबाजी कैसे होती है, पत्थरबाजी के लिए कैसे लोग लाए जाते हैं, कैसे उनको फंडिंग किया जाता है। पुलिस के साथ मिलकर इस तरह की वारदात हो रही है, कैसे जमा हो जाते हैं 70 से 80 लोग पुलिस स्टेशन के एरिया में, खार पुलिस स्टेशन के एरिया में जमा होते हैं और पुलिस रोकती तक नहीं है। प्रीमाइसेस में जमा हो जाते हैं, पुलिस रोकती नहीं है, पत्थरबाजी होती है। किरीट सोमैया की बात छोड़ दीजिए, मोहित कंबोज की गाड़ी पर भी ऐसा ही हमला हुआ। उसका तो वीडियो भी वायरल हो चुका है कि किस तरह से मोहित कंबोज के साथ गाली गलौज की जा रही थी। वहां एक पुलिसकर्मी भी अवेलेबल था जो बाकी उनको सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा था, हटाने की नहीं। मोहित कंबोज की गाड़ी का भी नुकसान हो गया है। किरीट सोमैया पर हमला, मोहित कंबोज पर हमला, राणा के घर पर हमला, बडनेरा में हमला, अमरावती में हमला, जहां वो रुके थे वहां पर हमला। मतलब आपके साथ पुलिस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यही इसका साधा सरल अर्थ है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं शिवसैनिकों द्वारा, ये शायद शिवसैनिक होंगे, शायद ही शिवसैनिक होंगे, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि शिवसैनिक अगर इसमें हैं तो केसेस भी उन पर ही होने वाली है। जेल में शिवसैनिक ही जाने वाले हैं, ना कि संजय राउत, ना कि उद्धव ठाकरे, ना सुभाष देसाई, ना शिंदे, ना कोई और। ये शिवसैनिक ही जाने वाले हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि बीजेपी वाले ऐसे ही कोई केस बगैर बनाए छोड़ देंगे या उस केस का कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, ये तो होगा। लेकिन जिस तरह से ये कृतियां हो रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, एक अकेली मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, जिस तरह से बद्दी बद्दी गालियां बोली जा रही है, जिस तरह से आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हर एक को इस तरह से बातें हो रही है कि आप शिवसेना के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते, शिवसेना के खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। और संजय राउत तो गालियों के ऊपर गालियां बके जा रहे हैं, धमकियों पर के ऊपर धमकियां दिए जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट तक कर डाला है कि इनफ इज इनफ, अब आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी कुछ आपके पार्टी के ऊपर विरुद्ध बोलेगा
उसके लिए आपकी सजा तय है। उसको मारना, उसको गालियां देना, उसके ऊपर हमला करना, यही आपकी तरफ से सजा तय है। और ये महाराष्ट्र की राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। अब गिरता हुआ ये शब्द भी इस्तेमाल करने में बहुत हिचकिचाहट हो रही है। गिरा हुआ स्तर है और इसी गिरे हुए स्तर के कारण विभिन्न विभिन्न विचारों के लोग अभी डरे हुए हैं। शायद शिवसेना इन लोगों के आंखों में यही डर देखना चाहती है अंजू जी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि संजय राउत को जितना भी इग्नोर करना चाहो लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो ऐसे से बयान दे देते हैं और फिर वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, एकमात्र प्रवक्ता है जिनकी बातें नेशनल मीडिया में भी आती है और जगह जगह वही बयानबाजी करते हैं। अब आप ये देखिए कि किरीट सोमैया पर हमले के बाद उन्होंने क्या कहा। उनका कहना था कि किरीट सोमैया पर तो आईएनएस विक्रांत को लेकर घोटाले का आरोप है और ऐसे लोगों से अगर जनता नाराज होती है और अपना गुस्सा दिखाती है तो फिर कोई क्या कर सकता है। लेकिन फिर कोई संजय राउत से पूछे कि उनकी तो 11.5 करोड़ के आसपास की संपत्ति ईडी ने सील की है, उन पर तो अभी भी ईडी की रडार लटक रही है। अगर कल को उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो तब तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम करते फिरेंगे। ईडी की कार्रवाई संजय राउत और संजय राउत के परिवार के ऊपर भी चल रही है। मतलब उनकी बीवी ईडी के रडार पर है, उनके दोस्त ईडी के रडार पर है, उनके कर्मी ईडी के रडार पर है, बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। जी, ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है ना, जरा ये तुल पकड़ने दीजिए, आपको पता चलेगा कि इसके कनेक्शंस कहां कहां हैं। मुंबई में एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है जिसमें 24 एकड़ जमीन दी गई थी, उसको उसके एफएसआई बेचने का मामला भी अभी सामने आने वाला है। और जब ये मामले सामने आएंगे ना, तब पता चलेगा कि करप्शन क्या होता है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप जानती है, नारायण राणे आजकल एक नई कहानी बता रहे हैं कि जून के इर्द गिर्द ये सरकार नहीं रहेगी। ये जून का वाला जो मामला है ना, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। जून में ही क्यों? जून तक की डेडलाइन किसने किसको दे रखी है? मतलब कौन सी पार्टी है जो पार्टी को जून की डेडलाइन दे रही है कि हमारा काम निपटा लो वरना देख लीजिएगा। ये जब जून जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ना, वैसे वैसे राष्ट्रद्रोही कौन है, कौन बहुत करप्शन करता है, ये सारी बातें अंजू जी सामने आने वाली है। लेकिन खुद के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए दूसरों के ऊपर लांछन लगाते जाना, ये राजनीतिक आदत हो गई है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस की। अगर विक्रांत वाला मामला सही है तो 56, 57, 58 जितने करोड़ भी हो चुके हैं, उतने करोड़ का प्रूफ संजय राउत को दे देना चाहिए। शौचालय वाला मामला है, उसमें ना क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है ना और कुछ कार्रवाई हो रही है। ये शौचालय वाला मामला जो है, वसई विरार वाला, मीरा भाईंदर वाला, माफ कीजिएगा, मीरा भाईंदर वाला मामला है, इसमें भी क्यों कुछ नहीं हो रहा है? बस आरोपों की झड़ी लगा दो। मैं यहां बैठा हूं और कह रहा हूं कि अंजू जी करप्ट है, अंजू जी ने बहुत बड़ा करप्शन कर लिया है, तो कह देने मात्र से अंजू जी करप्ट नहीं होती है। मुझे एक कागज दिखाना पड़ेगा कि ये है अंजू जी के करप्शन की बात। ये इस तरह की बात हुई ना, सीएए एनआरसी वाली, सब कुछ बोलेंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। ये कागज नहीं दिखाएंगे वाला मामला एनआरसी से लेके चला आ रहा है। आरोप तो करेंगे भाई, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि यहां है करप्शन, बस एक फोटो दिखा दिया और बोल दिया कि हो गया करप्शन। अरे मांग मांग के थक गए, लोगों को 1 लाख भी नहीं मिलते हैं जो ऑफिशियली भी मांगते हैं। तो यहां 57 करोड़ की बात हो रही है अंजू जी, 57 करोड़ का ना प्रूफ, ना मीरा भाईंदर वाले शौचालय मामले में 100 करोड़ का प्रूफ। तो इस तरह की बातें, अफवाहें, आरोपों का रायता राउत फैलाते रहते हैं। अगर वो आरोप काम न आए तो कोर्ट पे भी बोल देते हैं और अपनी ही सही, मतलब कुछ भी हो मैं ही सही, यही बात हमेशा बोलते रहते हैं। तो राउत क्या बोलते हैं इसके ऊपर अभी कुछ तय होगा तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, क्योंकि उनका हिसाब किताब तो वहीं लेकर होने वाला है। लेकिन वो अकेले का नहीं होगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे
वो उद्धव ठाकरे को भी लेके डूबेंगे, रश्मि ठाकरे को भी लेके डूबेंगे, लेकिन उनको उनको समझ आए तब ना। ये समझ हम रहे हैं, शिवसेना समझ नहीं रही है, यही तो रोना है अंजू जी। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं मुंबई में, जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ी हुई हैं, क्या लगता है आपको महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस और एनसीपी इस पर कुछ रिएक्ट करेंगे या नहीं? एनसीपी तो रिएक्ट नहीं करेगी। एनसीपी रिएक्ट नहीं करेगी इसलिए कि एनसीपी यही चाहती है। आप जरा एनसीपी का प्रोपोगंडा देख लीजिए, क्या है एजेंडा एनसीपी का। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ उनके कुछ नेता बोलते आ रहे हैं, मतलब वो पहले अमोल मिटकरी थे, वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोले। उसके बाद छगन भुजबल भी कोल्हापुर की सभा में ब्राह्मणों के खिलाफ बोले। अब छगन भुजबल और अमोल मिटकरी जैसे नेता ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते जा रहे हैं और शरद पवार उन्हें रोक नहीं रहे। इसके ध्रुवीकरण क्या होने वाला है? ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरों का ध्रुवीकरण होने वाला है, जो जैसे ही ब्राह्मण यूनाइटेड हो जाएगा वैसे ब्राह्मणेतर जो ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी यूनाइटेड हो जाएंगे। वो संख्या अगर ज्यादा होती है तो इसमें फायदा एनसीपी का है। तो शरद पवार ये ध्रुवीकरण भी चाहते। दूसरा ध्रुवीकरण शरद पवार चाहते हैं, जितना ये हनुमान चालीसा वाला मामला आगे बढ़ता जाएगा, तुल पकड़ता जाएगा, उससे हिंदू मुस्लिम बहुत ध्रुवीकरण हो जाएगा। हिंदू जैसे ही आक्रामक हो जाएंगे वैसे मुस्लिम भी आक्रामक और यूनाइटेड होते जाएंगे। मुस्लिम अगर यूनाइटेड होते जाते हैं तो ये भी शरद पवार के लिए बहुत ही आसानी वाला मामला है, ये भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि शरद पवार ही ये चीजें चाहते हैं, इसलिए शरद पवार की ओर से या एनसीपी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। मतलब शरद पवार जब अपने मन की होने देना चाहते हैं तो ये होने देते हैं, जो कुछ खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं। ये शरद पवार के मन के अनुकूल हो रहा है, इच्छा के अनुरूप हो रहा है। तो शरद पवार के इच्छा के अनुरूप होने का मतलब है कि महाराष्ट्र में जातिगत विभागनी होने वाली, धार्मिक ध्रुवीकरण भी होने वाला है, और ये जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण ही महाराष्ट्र की राजनीति को बदल सकता है। सुशील जी, ये बताइए कि शिवसेना को इससे क्या फायदा होगा? शिवसेना का तो अपना वोट बैंक जो है वो तो हिंदुत्व की राजनीति के चलते ही उनके पाले में आया है। वो वोट बैंक तो छिटक जाएगा अगर इस तरह से हनुमान चालीसा का, महाआरती का और भजनों का विरोध करेगी शिवसेना। एक मंत्र है संस्कृत में, जब यज्ञ के समय बोला जाता है, ये अगर कुछ आप करना चाहते हो, तो अगर इंद्र को अर्पण करना चाहते हो तो बोला जाता है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। मतलब ये इंद्र को समर्पित हो, ये इंद्र का है, ये मेरा नहीं है। इसी मंत्र को संघ ने ले लिया था, गोलवलकर गुरुजी ने, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्न मम। मतलब ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का ही है। शिवसेना का क्या फायदा होगा? शिवसेना ऐसे ही खुद को समर्पित करने जा रही है एनसीपी को। तो इदम शरद पवाराय स्वाहा इदम शरद पवाराय इदन्न मम, ऐसा ही मंत्र है शिवसेना के लिए। मतलब ये भी जो भी कुछ अभी शिवसेना ने पाया, बटोरा, ये सब पुण्य वो शरद पवार के कदमों में डाल रहे हैं, तो उनके लिए वो समर्पित कर रहे हैं। तो इसमें शिवसेना का फायदा तो होने वाला नहीं है, शिवसेना का नुकसान ही होने वाला है। शिवसेना लगभग खत्म हो जाएगी, और यही तो चाहते हैं अंजू जी पवार, क्योंकि जिस ध्रुवीकरण को लेकर शिवसेना आगे बढ़ी है, शरद पवार उसी को खत्म करने की कगार पर है और अपना एक अलग एजेंडा चला रहे हैं। तो उसी एजेंडे के तहत शिवसेना खत्म हो जाएगी और इसमें लाभ एनसीपी का हो जाएगा। शरद पवार के बाद ये पार्टी की कमान जब सुप्रिया सुले संभालेगी, लोग मानते हैं अजित पवार संभालेंगे, मैंने ये नहीं मानता। जब सुप्रिया सुले संभालेगी तो सुप्रिया सुले को ही ये सारी विरासत शरद पवार अपने हाथों से दे देंगे, इसी ध्रुवीकरण के साथ, और राष्ट्रवादी आगे बढ़ती जाएगी, शिवसेना खत्म होती जाएगी। अंजू जी, आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में शिवसेना के क्या हालात पैदा हो जाएंगे, खासतौर पर महाविकास अघाड़ी में?
राज्य की सरकार चली जाती है तो शिवसेना के लिए ये बेहद ही खतरनाक खेल साबित होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो भी कुछ रणनीति है वो रणनीति है शिवसेना के वोटर्स और शिवसेना के कार्यकर्ता अपने साथ जुड़े। मैं बार बार यही बात दोहराते आया हूं कि शिवसेना के साथ जो सामान्य मराठा वर्ग है उसको अपनाना चाहती है राष्ट्रवादी। तो जब ये शिवसेना खत्म होने की कगार पर होगी तो ऑटोमेटिकली ये वर्ग चला जाएगा। महाविकास आघाड़ी बस महाविकास आघाड़ी का एम, निर्माण का मकसद, चलाने का मकसद या अभी अस्तित्व में रहने का कारण एक ही है और वो है बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना है। मतलब राष्ट्रवादी को बड़ा प्यार आ रहा है उद्धव ठाकरे पे, बाल ठाकरे के बाद वही उद्धव ठाकरे के पिता समान है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब शरद पवार चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़े, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस देश में बढ़े, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। वह हर कोई खुद बढ़ना चाहता है। भाजपा को विरोध, भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है, यही एकमात्र कारण है। अगर भाजपा इन सब के बावजूद भी सत्ता में आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेता एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे अंजू जी, और उसमें उनका, इन दोनों का मतलब कांग्रेस और एनसीपी का सबसे पहला वार होगा शिवसेना, सबसे पहला वार, क्योंकि उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अभी जो कुछ भी करना है, मतलब अगर कोई विरोध करना है, मारना है, काटना है, हमले करना है, अब तक आपने नहीं देखा है कहीं कांग्रेस ने ऐसा किया है। बंगाल में आप देखो, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता ही आक्रामक है। पंजाब में आप देखो, अकाली दल से संबंधित कार्यकर्ता ही आक्रामक है। केरल में आप देखो, वहां पे कम्युनिस्ट ही आपको आक्रामक रूप में दिखेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह स्वभाव ही नहीं है कि वो आक्रामक हो जाए। एक स्वभाव जरूर है, वो दूसरों को जरूर उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं। ऐसी ताकतों को वो अपने हाथ में रखते हैं और उनको उकसा के ये चीजें उनको करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में उनके हाथ में उकसाने के लिए लोग हैं, पंजाब में है, केरल में है, अब महाराष्ट्र में मिल गए हैं। शिव सैनिक जो अपने पार्टी नेता के लिए समर्पित है, निष्ठावान है, उसको उकसा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले करने के लिए वो मजबूर कर देते हैं या तैयार कर देते हैं। अब इनके हमले होने वाले हैं। अब जब इनके हमले होने वाले हैं ना, तो कांग्रेस शांत रहेगी। मतलब जो भी कुछ जाएगा वो शिवसेना के पलड़े में ही जाएगा। बदनामी जाएगी, केसेस होंगी, वो सब कुछ शिवसेना के पलड़े में जाएगी, कांग्रेस के नहीं। एनसीपी के पास भी यही आक्रामक कार्य करता है, लेकिन वो सांस्कृतिक आक्रमण करता है। मतलब वो इतिहास के ऊपर आक्रमण करता है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर आक्रमण करता है, वो लिटरेचर के ऊपर आक्रमण करता है। फिजिकल आक्रमण करना है तो उन्हें शिवसैनिक ही चाहिए। तो ये सीधे तौर पे समझ में आता है कि शिवसेना का इस्तेमाल हो रहा है। जब यूज खत्म हो जाएगा तो यूज एंड थ्रो वाली नीति भी सामने आ जाएगी। वही शिवसेना के साथ होने वाला है महाविकास आघाड़ी में। इलेक्शन आने दो या सरकार गिरने दो, शिवसेना को खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन नवनीत राणा के मामले में राज ठाकरे खुलकर सामने अभी तक मैंने नहीं सुना कि आए हैं, और साथ ही साथ बीजेपी भी बड़ी नपीतुली जुबान में उनका समर्थन कर रही है। रवि राणा और नवनीत राणा राज ठाकरे के इस मसले को आगे बढ़ाकर शिवसेना के ऊपर कोई अपनी दाग जमाना चाहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी से हर एक नेता तो उनके पीछे ऐसा नहीं कहेगा। राणे ने कह दिया, क्योंकि ये कॉमन वाला मामला है ना, राणे की दुश्मनी भी शिवसेना के साथ है। तो शिवसेना का दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, इसलिए नारायण राणे खुलकर सामने आए। अब राज ठाकरे क्यों आएंगे? राज ठाकरे वाला मामला तो ये उठा के ले जा रहे हैं, हनुमान चालीसा वाला ये ले जा रहे हैं। तो राज ठाकरे इस मामले में खुलकर सामने आएंगे या समर्थन करेंगे,
ऐसा नहीं होगा। कल हो सकता है कि राज ठाकरे के घर पर भी आंदोलन की शुरुआत हो। मैं शुरुआत में यही कहा था कि किसी के घर में जाकर आंदोलन करना, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या चाहे संजय राउत हो, चाहे शरद पवार हो, बात बिल्कुल मन को ऐसे सहजता से नहीं होती है कि चलो ये ठीक हो रहा है। जो कदम उठाया था शायद वही गलत था कि घर पर जाकर आंदोलन करने का। मोहित कंबोज जैसा लोकल लीडर भी उनको समर्थन कर रहा है। किरीट सोमैया जो बीजेपी के स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के अभी लीडर बने हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। केंद्र के मंत्री भी समर्थन कर रहे हैं। हर एक नेता आके समर्थन करेगा ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ये आंदोलन वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के घर पर जब आंदोलन हुआ था तो बीजेपी ने एक रोल लिया था कि घर पे जाकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो वही वाले रोल से बीजेपी शायद थोड़ा सा बैकफुट पर होगी इस मामले में, लेकिन बीजेपी जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है उसके लिए तो उनके साथ 100% रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अंजू जी, आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी को भी चलना पड़ेगा, वरना उनके नेताओं पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे और वो चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? ये तो नहीं हो पाएगा ना। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल हमलों की राजनीति चल रही है। इसने इसके ऊपर हमला किया, इसने उसके ऊपर हमला किया। इससे होगा क्या कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भी नेता समाज के सामने नहीं जा पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या हो रहा है जो जी, आप देख रही है ना, कितने नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में ये सारे आरोपों का सिलसिला चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ राज चल रहा है किसी का, या लॉ का, या लॉ एंड जुडिशरी का राज चल रहा है। बीजेपी को अगर कदम उठाना ही है तो सेंट्रल की बीजेपी को कदम उठाना पड़ेगा। बहुत हो चुका है, बहुत हो रहा है। इस सब को खत्म करके न सरकार बीजेपी के हाथ में रहेगी, न सरकार इन लोगों के हाथ में रहेगी। बस कुछ साल के लिए एक राष्ट्रपति शासन की जरूरत अभी महाराष्ट्र में है। ये खुद के जो भी कुछ गिले शिकवे या आरोप प्रत्यारोप है उनको खत्म करे और फिर चुनाव को सामने जाए। यही एक जरूरत महाराष्ट्र के लिए अब बची है। अंजू जी, लेकिन फिर यही तो एनसीपी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए और विक्टिम कार्ड भी खेला जाए। जिस राज्य के मंत्री ही कंप्लेंट कर रहे हो, जिस राज्य के मंत्री लगातार जेल में जा रहे हो, 2 मंत्री तो अंदर है, छूटने का नाम ही ले रहे हैं। 2 मंत्री तो लाइन में है जेल में जाने को, वो भी छूटेंगे नहीं शायद। 2 मंत्रियों को तो धमकाया जा रहा। ये कौन सा मामला है मुझे? आपको इस्तीफे लेने पड़ रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं। तो विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड होता क्या है? ये विक्टिम कार्ड, आपके मंत्रियों के ऊपर इतने लांछन लग रहे हैं और फिर भी आप विक्टिम कार्ड खेलने जा रहे हो। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि विक्टिम कौन है। विक्टिम महाराष्ट्र की जनता है, ना बीजेपी है, ना शिवसेना है, ना एनसीपी है। विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कोई है तो महाराष्ट्र की जनता है, और महाराष्ट्र की जनता को ही अभी अपना विक्टिम कार्ड फेंकना पड़ेगा। वही है, क्योंकि न्याय व्यवस्था भी विक्टिम होती जा रही है, उसके ऊपर भी लांछन लगाए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर लांछन लगाए जा रहे हैं, शंकाएं जताई जा रही है। तो विक्टिम अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र की जनता है, ना कि विक्टिम कोई पार्टी है। अंजू जी, बिल्कुल, और इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ठाकरे सरकार के मंत्री सुरक्षित नहीं है, विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है, शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर हुजूम में घूम रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए मुंबई पुलिस आगे ही नहीं आ रही है। तो हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं, और सही कह रहे हैं आप कि कोई ना कोई समाधान केंद्र सरकार की तरफ से अब आना चाहिए। आपने विस्तार से इस मसले पर जो जानकारी दी सुशील जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।